with the chapter number 15 of class 10th biology. क्लास 10 साइंस का हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 दैट इज़ अवर एनवायरनमेंट. ठीक है, बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. आप इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से समझना, हर एक बात को इस तरीके से समझना कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, हमें क्या क्या करना चाहिए अपने एनवायरनमेंट के लिए. ये बहुत ही मज़ेदार सा, इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है. ओके, वी हैव हर्ड द वर्ड एनवायरनमेंट often being used on the television, newspapers and by people around us. Okay, our elders tell us that the environment is not what is used to be earlier. है ना, हमारे बड़े क्या कहते हैं कि हमारा जो वातावरण अब है ना, वो अब ऐसा नहीं है जैसा हमारे टाइम पे था जब हम छोटे थे. वैसा वातावरण अब नहीं रहा. कुछ लोग कहते हैं वी शुड वर्क इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल समिट्स इन्वॉल्विंग द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर रेगुलरली हेल्ड टू डिस्कस एनवायरमेंटल इश्यूज. ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलप्ड जो कंट्रीज़ होती है, मतलब यहाँ पर जो है डिस्कशंस होते रहते हैं. हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए कि ये इश्यूज़ ना हो, कम से कम हो. ठीक है, in this chapter we shall be studying how various components in the environment interact with each other and how we combat the impact the environment. हम humans किस तरीके से environment को impact कर रहे हैं, कैसे सभी जो natural resources हमें मिले हुए हैं उनका इफ़ेक्ट ह्यूमंस पे क्या होता है, ह्यूमंस इन पे क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं. ये सभी चीज़ें हम चैप्टर में पढ़ेंगे अवर एनवायरनमेंट. अगेन मैं आपको बता देती हूँ, आपको क्लास 12th में भी ये चैप्टर मिलेगा, मतलब इसी का डिटेल्ड वर्जन मिलेगा. वहाँ पर आपको और ज़्यादा मज़े आएंगे क्योंकि वहाँ पर 2-3 चैप्टर्स होंगे इसी तरीके के, और जो है कुछ ज़्यादा डिटेल आपको वहाँ जानने को मिलेगी. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स. ओके, all organisms such as plants, animals, microorganisms and human beings as well as the physical surroundings interact with each other and maintain a balance in nature. ये बहुत ही एक ना समझने वाली बात है. ठीक है, हमने सुना तो है कि सभी ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं. लेट्स टॉक अबाउट प्लांट्स फर्स्ट ऑफ ऑल. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. अब प्लांट्स अपना फूड लेट्स सपोज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लांट्स हर्बीवोर्स को. ठीक है, अब जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं हर्बीवोर्स नहीं ओमनिवोर्स भी लिख सकती हूँ, बट फॉर एग्जांपल हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं, कार्निवोर्स. ठीक है, एंड कार्निवोर्स जो हैं, अब देखो यहाँ से प्लांट्स. ठीक है, प्लांट्स क्या हो गए, हमारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, यहाँ पर एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स. ठीक है, एंड हर्बीवोर्स के एग्जांपल तो आपको पता ही है, एग्जांपल्स आर काउ, बफलो, गॉट. ठीक है, एक्सेट्रा. एंड कार्निवोर्स के एग्जांपल क्या हुए, जैसे कि हम ले सकते हैं लॉयन, टाइगर एक्सेट्रा. ठीक है, तो यहाँ पूरी जो डिपेंडेंस है, अब लॉयन भले ही वो हर्बीवोर्स को खा रहा है, वो प्लांट्स को फूड इनटेक नहीं करता लॉयन. ओके, लेकिन अगर प्लांट्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो हर्बीवोर्स नहीं होंगे. देखिए, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को खाना नहीं मिलेगा तो ये मतलब एक ऑब्वियस सी बात है कि किसी को अगर खाना नहीं मिलेगा तो कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो जाएगी.
ठीक है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हर्बीवोर्स नहीं होंगे, हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो कार्निवोर्स भी नहीं होंगे। तो देख पा रहे हो किस तरीके से यहाँ पर इंटरैक्शन चल रहा है। अगेन टॉकिंग अबाउट दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द फिजिकल सराउंडिंग। चलिए अब हम हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स को हटा देते हैं। नाउ प्लांट्स के केस में अगर मैं बात करूँ तो हमने पढ़ रखा है जैसे कि राइजोबियम, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन राइजोबियम क्या है, एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये भी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पर अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज बहुत सारे होते हैं, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, राइजोबियम, बहुत सारे होते हैं। इन्हीं में से कुछ मान लो कि सभी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज अगर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, इफ दे गो एक्सटिंक्ट, देन व्हाट विल हैपन, प्लांट्स की नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाएगी। एंड अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट्स में नहीं हो पाएगी तो उनकी जो न्यूट्रिएंट्स उनको जितने चाहिए, उनकी जो एक लिमिट है, एक रिक्वायरमेंट है, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो एक लिमिट के बाद प्लांट्स भी जो है वो अच्छे तरीके से ग्लूकोज फूड वगैरह प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। क्लियर? ओके, नाउ समझ आया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे डिपेंडेंस है। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, यहाँ पर तो सिर्फ हमने एक केस लिया और उसको समझा। अगेन फिजिकल सराउंडिंग क्या है भाई, सनलाइट हो गई, ठीक है। अब वहाँ की सॉइल कैसी है, ठीक है, सेकेंड पॉइंट है सॉइल कैसी है। थर्ड, वाटर में मिनरल्स की क्वांटिटी कितनी है। ये सभी चीज़ें भी तो डिपेंड करती हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, एनिमल की ग्रोथ के लिए, ठीक है। सो ये क्या हो गई, ओवरऑल इंटरैक्शंस मैंने आपको एग्जांपल के साथ एक समझा दिया। All the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. Very important, ये क्या हो गई यहाँ पर definition, all the interacting organisms in an area together, सभी interacting organisms, जैसे मैंने बात करी थी plants की, देन हर्बीवोर्स की, देन मैंने बात करी कार्निवोर्स की, ठीक है, देन मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, और विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि यहाँ पर हम क्या है फिजिकल इन्वायरमेंट को भी लेंगे साथ में, जैसे कि हम लेंगे सनलाइट को, हम लेंगे वहाँ का टेम्परेचर, ठीक है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सभी चीज़ें क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगी, एक इकोसिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करेगी। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। ये आप सभी को नोट डाउन करनी है अपनी नोटबुक्स में। All the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. Thus, an ecosystem consists of biotic components comprising living organisms and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, wind, soil, minerals. ये सभी चीज़ें भी इकोसिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। सो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपको पता होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स, एंड नॉन लिविंग को बोलते हैं हम एबायोटिक, ठीक है। अगर नहीं पता तो अब आपको पता चल गया कि बायोटिक चीज़ें क्या होती हैं। अगर हम बायोटिक नाम ले रहे हैं, दैट मीन्स मैं लिविंग चीज़ की बात करूँगी, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है लिविंग की। अगर मैं यहीं पर एबायोटिक की बात करूं, दैट मीन नॉन लिविंग सब्सटेंस की बात चल रही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
Okay, now for example, if you visit a garden, you will find different plants such as grasses, trees, flower-bearing plants like rose, jasmine, sunflower and कुछ एनिमल्स. अब देखो किसी गार्डन में विजिट करते हैं तो अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स मिलेंगे, कुछ ग्रासेस को मिलेंगे, कुछ ट्रीज मिलेंगे, कुछ हमें फ्लावर्स मिलते हैं, राइट, है ना. तो यहाँ पर क्या अब एनिमल्स भी मिलते हैं जैसे कि फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स. ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर. अब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं. ये वो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाया था किस तरीके से इंटरेक्शन शो करते हैं. And their growth, reproduction and other activities are affected by the abiotic components. Abiotic components क्या है यहाँ पर देखिए. Abiotic components होंगे temperature, rainfall, wind, soil and minerals. Very important. एक दूसरे के साथ biotic components interact कर रहे हैं, साथ में इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि उनकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और दूसरी जो सिंपल डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है वो एबायोटिक कॉम्पोनेंट से अफेक्ट होती है. सो गार्डन इन एन इकोसिस्टम, ठीक है, गार्डन इज एन इकोसिस्टम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब क्वेश्चन आ सकता है क्या हम एक गार्डन को इकोसिस्टम कह सकते हैं? सो द आंसर इज यस. गार्डन इज अ काइंड ऑफ इकोसिस्टम. अगर आपसे कोई पूछता है कैसे तो आप ये समझा सकते हैं कि भाई हम जब गार्डन में जाते हैं तो अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, वो सभी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है. और वो इंटरैक्शन प्लस ये तो बायोटिक कॉम्पोनेंट्स की इंटरैक्शन हो गई यानी कि लिविंग कॉम्पोनेंट्स की, साथ में यहाँ पर नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स की भी इंटरैक्शन होती है. जैसे उनकी ग्रोथ डिपेंड करेगी कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है. अगर उनकी ग्रोथ के लिए, अगर उनके वाइटल प्रोसेसेस के लिए वो टेम्परेचर, वो सॉइल, वो वाटर, मिनरल्स वो सब भी फेवरेबल है तो वो अच्छी तरीके से ग्रोथ शो करेंगे. ओके. अदर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम के टाइप्स क्या हो गए? गार्डन एक इकोसिस्टम है. फॉरेस्ट, पॉन्ड्स एंड लेक्स आर द काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम. अब देखो ये क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम. ये क्या है? ये तीनों नेचुरल इकोसिस्टम. लेकिन गार्डन और जो क्रॉप फील्ड्स हैं वो ह्यूमंस ने खुद बनाई हैं, राइट. तो ये क्या है? आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड इकोसिस्टम. ओके. वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट ऑर्गेनिजम्स कैन बी ग्रुप्ड एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. देखिए प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स, ओनली ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, नॉट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स. कंज्यूमर्स कौन होंगे? कंज्यूमर्स होते हैं हमारे पास हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? डायरेक्टली हम बोल सकते हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. एंड डिकम्पोजर्स कौन होते हैं हमारे पास? सेप्रोफाइट्स जो होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है. According to the manner in which they obtain their sustenance from the environment, let us recall what we have learned through the self-sustaining ecosystem created by us above. अब देखो पहले एग्जांपल्स देखो. ग्रीन प्लांट्स हो गए, इनका तो एग्जांपल आपको पता ही है, मैंगो ट्री एंड वगैरह वगैरह. तो इनके एग्जांपल लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. अब हेटेरोट्रॉफ्स कौन कौन होते हैं? जैसे फंजाई हो गए, वो क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स है. एनिमल्स क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स हैं. एंड सेप्रोफाइट्स होते हैं जैसे कि सेप्रोफाइट्स हेटेरोट्रॉफ्स की ही एक कैटेगरी है. सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो वहाँ पर क्या होता है कि डेड एंड डीकेइंग जो मैटर होता है उस पर ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं. ओके. Which organisms can make organic compounds like sugar,
okay, and starch from inorganic substances using the radiant energy of the sun in the presence of chlorophyll। क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स, अब ये देखो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स में से वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो शुगर और स्टार्च बना सकते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से यूजिंग द रेडिएंट एनर्जी जो कि सन से मिलती है, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया ऑल्सो। अब देखो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना सकते हैं? सो द आंसर इज कुछ बैक्टीरियाज अपना खाना खुद बना सकते हैं और कुछ बैक्टीरियाज अपना खाना खुद नहीं बना सकते। देखिए कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं कीमोसिंथेटिक, ओके, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं फोटोसिंथेटिक। अब ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन ये किस चीज़ से अपना खाना बनाएंगे वो चीज़ यहाँ पर वेरी करती है। क्लियर? कीमोसिंथेटिक में मतलब ये केमिकल्स का यूज़ करके अपना फूड बनाएंगे, एंड फोटोसिंथेटिक मतलब कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे हमारे पास सनलाइट का यूज़ करके, ठीक है, इन सभी चीज़ों का यूज़ करके अपना फूड ये बनाते हैं। ओके, नाउ they can produce food by photosynthesis under this category and they are known as producers। ठीक है, organisms depends on the producers either directly or indirectly। मैंने आपको दिया था ना एग्जाम्पल हर्बीवोर्स का, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। अब हर्बीवोर्स की अगर मैं बात करूँ तो हर्बीवोर्स जो है वो प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली प्लांट्स को ईट करते हैं, लेकिन कार्निवोर्स जो हैं वो हर्बीवोर्स पर डिपेंड करते हैं, यानी कि दे आर डिपेंडेंट इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। इनडायरेक्टली ये क्या है? डायरेक्ट डिपेंडेंस, ठीक है, और ये कैसे डिपेंड है? इनडायरेक्टली डिपेंडेंट, लेकिन है तो वो प्लांट्स पर डिपेंड ना। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डिपेंडेंस किस पे होती है? प्लांट्स पे ही होती है। दैट्स वाई प्लांट्स आर वेरी 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 इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनेंस। These organisms which consume the food produced either directly from producers or indirectly by feeding on the consumers are the consumers। यानी कि herbivores भी consumers हैं एंड कार्निवोर्स भी कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स को हम सी डैश लिख देते हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स कार्निवोर्स दोनों ही कंज्यूमर्स हैं, बल्कि ग्रीन प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो प्रोड्यूसर्स हैं। कंज्यूमर्स कैन बी क्लास्ड वेरियसली एज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स एंड एज पैरासाइट्स ऑल्सो। चलिए हर एक कैटेगरी के एग्जाम्पल समझते हैं। Imagine the situation where you did not clean the aquarium and some fishes and plants have died. Okay, have you ever thought what happens when an organism dies? चलिए हमें एक सिचुएशन इमेजिन करनी है जहाँ पर हमारे पास एक एक्वेरियम है और उस एक्वेरियम को हमने जो है साफ़ नहीं करा। उस साफ़ ना होने की वजह से कुछ फिशेज़ और वहाँ पर जो प्लांट्स प्रेजेंट थे वो मर चुके हैं। अब क्या होगा? क्वेश्चन पूछती है हमारी एनसीईआरटी कि भाई जब कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है किसी ऑर्गेनिज्म की तो क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है? So the microorganisms comprising bacteria and fungi break down the dead remains and waste products of organism। अब जो ऑर्गेनिज्म जिसकी डेथ हुई है, फंजाई, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या करेंगे? उनके जो डेड रिमेन्स थे, वेस्ट प्रोडक्ट्स थे, उनको फर्दर जो है ब्रेक डाउन कर देंगे।
These microorganisms are the decomposer as they break down the complex organic substances into simple organic substances. Very important. यहाँ पर हमें क्या दे दी गई? Decomposers की definition. Decomposers क्या करते हैं? Decomposers break down the complex organic substances into the simple organic substances. Very important. क्या करेंगे? ये complex organic substances को लिखेंगे, सभी complex organic substances को, complex organic substances को break down कर देंगे into simple और inorganic substances. Very important. ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं. अब देखो, इसी का अगर मैं अपोजिट लेके चलूँ, अगर कोई ऑर्गेनिज्म इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, देखो प्रोड्यूसर्स की डेफिनेशन में क्या था? प्रोड्यूसर की डेफिनेशन में क्या था? प्रोड्यूसर्स की डेफिनेशन में था कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में. ठीक है, तो इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक. इसी का अपोजिट हमारे पास किसके केस में हो जाता है? डीकम्पोजर्स के केस में. तो ये डेफिनेशन हमें याद रखनी है और एग्जाम्पल्स भी याद रखेंगे. डीकम्पोजर्स के क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फंजाई. ठीक है, that go into the soil and are used up once more by the plants. plants ही यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया. अब ये जो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, अब ये प्लांट्स सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्लांट्स यूज़ करेंगे एंड दे विल अगेन फॉर्म दी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ऐसे ही ये साइकिल चलती रहेगी. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू द गार्बेज एंड डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर एब्सेंस. अब देखो, अब ये जो गार्बेज है, डेड एनिमल्स और प्लांट्स है, अब देखो अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो अब इन सब्सटेंसेस का, इन डेड रिमेन्स का क्या होगा? ऊपर हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे इकोसिस्टम में लिंक्ड होते हैं, लेकिन अब अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही नहीं होंगे तो इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कौन कन्वर्ट करेगा? और अगर हमारे पास सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, और अगर हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ही प्रेजेंट नहीं होंगी तो उनको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कौन कन्वर्ट करेगा? हो गया नहीं एक लिंक. Will the natural replenishment of the soil take place even if decomposers are not there? This is a big question. यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं, जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना? आ रहा है ना? कुछ लिंक समझ में आ रहा है इकोसिस्टम का, है ना? प्लांट सिर्फ और सिर्फ हमें फूड ही प्रोवाइड नहीं करते बल्कि ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं. सो हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है. नाउ यहाँ पर देखो फूड चेन्स एंड वेब्स. अब देखिए यहाँ से समझा रखा है. चलिए पहले इस डायग्राम से समझते हैं, इस ब्यूटीफुल से डायग्राम से समझते हैं. ये हमारे पास क्या है? ओके, इन ग्रासलैंड एंड इन अ पॉन्ड. ओके, इसको हम बाद में रीड करेंगे. पहले यहाँ पर देखो, हम अभी ये नहीं देख रहे कि फॉरेस्ट में कौन है, ग्रासलैंड वगैरह वगैरह. सिंपल समझो, ये हमारे पास क्या है, अलग अलग आप समझ सकते हो. फिर भी ये कहाँ पर हो रहा है? फॉरेस्ट में, ये ग्रासलैंड में. ठीक है, ये इकोसिस्टम, सॉरी
ये हो रहा है हमारे पास केस पॉन्ड के केस में, ठीक है, एक एक्वेटिक सिस्टम के केस में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट में क्या होता है, प्लांट्स अगेन प्लांट्स ही फूड बनाएंगे, कहीं पर भी देख लो प्लांट्स फूड बनाएंगे। अब वो फूड्स कौन इनटेक करेगा, फूड को इनटेक करेगा, ये क्या है, हर्बीवोर, ठीक है। अब ये फूड जाएगा हर्बीवोर के पास, हर्बीवोर को कौन ईट करेगा, कार्निवोर, ठीक है, हो गया। ग्रासलैंड में अगेन ग्रासेस को ईट करेंगे इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स को कौन खाता है, एम्फीबियंस को कौन ले लेते हैं, रेप्टाइल, स्नेक, और स्नेक को कौन खा जाते हैं, ये बड़े बड़े बर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल ईगल। यहीं पर अगर मैं एक एक्वेटिक सिस्टम की बात करूँ तो हमारे पास छोटे मोटे जो वहाँ पर प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको अगेन ये आर्थ्रोपोड्स खा लेते हैं। आर्थ्रोपोड्स को कौन ले लेते हैं, यानी कि इंसेक्ट्स को ही कौन ले लेती हैं, यहाँ पर इनके केस में आ जाती हैं फिशेस, एंड फिशेस को कौन खाते हैं, ये अगेन वो बड़े बड़े बर्ड्स जो कि पॉन्ड के फिशेस पे जो है अपना फूड लेते हैं पॉन्ड के फिशेस से। नाउ food chains and webs, in activity 15.4 we have formed a series of organisms feeding on one another. This series of organisms taking part at various biotic levels form a food chain. Biotic levels पे ही ये organisms पार्ट ले रहे हैं। प्लांट ने फूड बनाया इस हर्बीवोर के लिए, ठीक है, इस प्लांट ने इस हर्बीवोर के लिए बनाया, ये हर्बीवोर बन गया कार्निवोर के लिए। यहीं पर ऐसा भी यहीं पर हुआ है ना, इस तरीके से फूड चेन चलती रही। यहाँ पर भी इस प्लांट को लिया एक इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को लिया हमारी फिश ने, एंड फिश को लिया इस बड़े से पक्षी ने। Each step or level of the food chain forms a trophic level, very important। हर एक स्टेप क्या बना रहा है, ट्रॉफिक लेवल बना रहा है। The autotrophs or the producers are at the first trophic level। देखिए ये क्या है, ये है हमारे पास फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, क्लियर है सभी को, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। They fix up the solar energy and make it available for heterotrophs or the consumers। सोलर एनर्जी जो भी होती है प्लांट्स उन सोलर एनर्जी को फिक्स करेंगे और हमारे जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं उनके कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए अवेलेबल कराते हैं। हर्बीवोर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट द सेकेंड, ठीक है। हर्बीवोर्स, ये जो प्राइमरी कंज्यूमर ये हर्बीवोर्स है, ये कहाँ पर आएंगे, सेकेंड। स्मॉल कार्निवोर्स और दी सेकेंडरी कंज्यूमर्स एट दी थर्ड, एंड लार्जर कार्निवोर्स और द टर्शियरी कंज्यूमर्स फ्रॉम दी फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। हर्बीवोर्स क्या है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं, ठीक है। और हमारे पास देन herbivores are the primary consumers come at the second। herbivores को और क्या कहा गया है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब ये मैं आपको बताऊंगी प्राइमरी कंज्यूमर्स क्यों कहा, अभी लिख लो पहले। देन दी सेकेंड पे ये आ गए स्मॉल कार्निवोर्स और दी सेकेंडरी कंज्यूमर्स एट दी थर्ड, एंड लार्जर कार्निवोर्स एट दी टर्शियरी कंज्यूमर। अब देखो ये हमारा फ्रॉग क्या हो गया, ये हो गया स्मॉल कार्निवोर, तो ये क्या कहाँ पे आ गया, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर। और ये हमारा ईगल, ये हमारा टाइगर, ये सभी किस पे आ जाते हैं, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे। ये क्या हो गए हमारे टर्शियरी कंज्यूमर्स, ठीक है। अब ये समझते हैं कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर हमने किस बेसिस पर बताए हैं। तो ये हमारे प्लांट्स हैं। अब प्लांट्स को कौन ले रहा है, सबसे पहले हर्बीवोर्स। तो सबसे पहले जो इनटेक करेगा वो होगा प्राइमरी, और है भी क्या ये कंज्यूमर्स। अब इस प्राइमरी कंज्यूमर पे जाके, ठीक है,
अब प्राइमरी कंज्यूमर में कौन फीड करेगा? प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करते हैं हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर। ये क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। ये भी क्या है और ये भी क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। नाउ टॉकिंग अबाउट, अब देखो इस प्राइमरी कंज्यूमर पे छोटे छोटे जो हैं दूसरे कार्निवोर्स फीड कर रही हैं। दीज आर नॉन दी टर्शरी कंज्यूमर्स, यानी कि अब प्राइमरी के बाद आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। एंड अब इन पे इन्हीं कंज्यूमर्स पे और बड़े बड़े कंज्यूमर्स फीड कर रही हैं, इनको हम बोल देते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। क्लियर? Now we know that the food we get, the food we eat acts as fuel to provide this energy and to do work. Thus the interactions among various components of the environment involves the flow of energy. अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो प्लांट्स है इन्होंने फूड बनाया, इनको एनर्जी मिली। अब इन्होंने ये फूड इनको प्रोवाइड किया हर्बीवोर्स को, तो इनको भी तो एनर्जी मिली। और अब जब इस हर्बीवोर को इस कार्निवोर ने खा लिया था, उस कार्निवोर को भी एनर्जी मिली थी, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है? यहाँ पर हमें एनर्जी मिल रही है, यानी कि क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ एनर्जी हो रही है, ठीक है, फ्रॉम वन कॉम्पोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम टू द अनदर कॉम्पोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। As we have studied, autotrophs capture the energy present in sunlight and convert it into chemical energy, ठीक है। क्या कहते हैं कि सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी यानी कि बॉन्ड्स के फॉर्म में, फूड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। This energy supports all the activities of the living world. From autotrophs, the energy goes to the heterotrophs and decomposes. However, as we saw in the previous chapter on sources of energy, when one form of energy is changed to another, some energy is lost to the environment in form which cannot be used again. Very important. कुछ फॉर्म हम जो है कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट में ही लूज हो जाती है, जो कि हम दोबारा कभी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब एनर्जी, अब देखिए यहाँ पर ऑटोट्रॉफ्स की एनर्जी कन्वर्ट हुई हर्बीवोर्स, मतलब इनके एनर्जी के फ्लो में, ठीक है, ये एनर्जी का फ्लो हुआ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐसी होती है जो कि कन्वर्जन, अब देखो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमने पढ़ा है कि एनर्जी 1 जब कन्वर्ट होगी एनर्जी 2 में, तो यहाँ पर इस कन्वर्जन के दौरान बीच में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है। अब E1 व्हेन कन्वर्टेड टू E2, सो इन बिटवीन हमने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ करी है, E' कह लो। अब उस E' को हम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, वो एक ऐसी फॉर्म में चली जाती है। The flow of energy between various components of the environment has been extensively studied, and it has been found that the green plants in a terrestrial ecosystem capture about, very important data based questions आते हैं इस चैप्टर से, सो आपको लर्न करना होगा। यहाँ पर ये हमने पढ़ाई करी जब हमें पता लगा, ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। Green plants in the terrestrial ecosystem captures about 1% of the energy of sunlight falls on their leaves and convert into food energy. जो ग्रीन प्लांट्स है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे, वो सिर्फ और सिर्फ 1% एनर्जी जो सनलाइट से आती है उसको यूज़ करके फूड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। When green plants are eaten by the primary consumers, a great deal of energy is lost as heat to the environment. Very important. Energy is lost as the heat to the environment. Some amount goes into digestion and in doing work, and the rest goes towards the growth and reproduction.
अब देखिए, अब हमने जो एनर्जी इनटेक की है, मतलब जो फूड इनटेक किया है, अब उसको हमें एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी तो काम करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी तो थोड़ी बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो an average of 10% of the food eaten is turned into its own body and made available for the next level of the consumers. Very important. देखो, सनलाइट आई, सनलाइट से कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ करी? ओनली 1% एनर्जी यूज बाय दी ग्रीन प्लांट्स। अब ग्रीन प्लांट्स की जितनी भी एनर्जी थी, अब इन्होंने जब वो हर्बीवोर्स को प्रोवाइड करी तो हर्बीवोर्स ने कितनी? 10% यूज़ करी। क्यों? क्योंकि भाई देखो, अब इन्होंने एनर्जी कन्वर्जन हुई तो हीट की फॉर्म में भी जो है एनर्जी लॉस्ट हो गई इन्वायरमेंट में, प्लस जो कुछ अमाउंट डाइजेशन और कुछ जो वर्क करना था उसमें भी चली गई एनर्जी। तो मोटा मोटा कितनी बची? 10% ऑफ द फूड इज ईटन इज टर्न्ड इनटू इट्स ऑन बॉडी, और वो किसके लिए हो गई? दूसरे लेवल ऑफ कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगी। Therefore 10% can be taken as the average value or the amount of organic matter that is present in each step and reaching the next level of consumers. हर एक स्टेप में हम 10% को एक तरह से एवरेज वैल्यू ले सकते हैं। Since so little energy is available for the next level of consumers. अब देखो, इसी वजह से food chains generally consist of only 3 to 4 steps. The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after the 4th trophic level. Very important. अब देखो, ये हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वन है, इसके पास मान लो 100% एनर्जी थी, तो इस 100% एनर्जी की हमारे पास गई 10% एनर्जी टू दिस ऑर्गेनिज्म टू। अब इसकी 10%, अब इसके पास खुद ही 10% थी, उसकी भी 10% गई हमारे पास ऑर्गेनिज्म नंबर 3 के पास। अब इसी तरीके से फूड चेन अगर देखो, अब 3 to 4 स्टेप ही होते हैं मैक्सिमम, 3 to 4 स्टेप। अब क्यों होते हैं? आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि एक लेवल पे, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है। बाकी पूरी जो एनर्जी बची हुई होती है वो किस फॉर्म में चली जाती है? हीट की फॉर्म में एनवायरनमेंट में लूज हो जाती है, या किसी और फॉर्म में जो कि हम ऑर्गेनिजम्स यूज़ नहीं कर सकते। There are generally a greater number of individuals at the lower trophic level of an ecosystem. The greatest number is of the producers. Very important. Greatest number किसका होता है? Producers का। जनरली ज़्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट होते हैं? लोअर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ओके। The length and complexity of food chains vary greatly. Each organism is generally eaten by 2 or more other kind of organisms, which in turn are eaten by several other organisms. अब ऐसा तो नहीं है कि भाई ग्रीन प्लांट्स को सिर्फ और सिर्फ हमारी काऊ ही लेगी, नहीं। काऊ के साथ गॉट भी है, गॉट के साथ बफलो भी है, अदर ऑर्गेनिजम्स भी हैं। इसी तरीके से अब ऐसा भी नहीं है कि हमारा जो डियर है, ठीक है, अब डियर जो हमारा डियर है जो, उसको सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ लायन ही ले सकता है, नहीं। टाइगर भी हो सकता है, लायन भी हो सकता है, और कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सो यही यहाँ पर लिखा गया है। सो इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फूड चेन, द रिलेशन कैन बी shown by a series of branching, and this line of branching, इसको हम क्या कहते हैं? फूड वेब। अब ये देखिए, ये क्या हो गई? सीरीज ऑफ ब्रांचिंग हो गई। ठीक है, सो दिस इज योर, देखिए अब ये क्या है? हमारा फूड वेब। दिस इज योर फूड वेब। चलिए समझते हैं। यहाँ पर हमारे ग्रीन, अब देखो
प्रोड्यूसर्स क्या है, सबसे छोटे, जो हमारा सबसे नीचे वाला फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हो गए हमारे पास प्रोड्यूसर्स। सो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम वन थिंग इज क्लियर, ठीक है, सॉरी टू थिंग्स बिकम क्लियर, दो थिंग यहाँ पर हमें दो चीज़ें क्लियर हो गई। पहली बात तो ये कि फ्लो ऑफ एनर्जी यूनी डायरेक्शनल होता है, वेरी इम्पोर्टेंट, हाईलाइट करेंगे इसे अपनी बुक में। फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनी डायरेक्शनल, मतलब कि जैसे ये हमारे जो प्लांट्स हैं, ठीक है, ये प्लांट्स है ग्रीन प्लांट्स, अब इनसे इन्होंने एनर्जी ले ली, इंसेक्ट्स ने, इनसे फिशेस ने। अब ऐसा नहीं होगा कि अब ये प्लांट्स अपनी एनर्जी वापस इन ऑर्गेनिज्म से ले सकते हैं, या फिर सनलाइट, जिनको मतलब जो सनलाइट की रेडिएंट एनर्जी थी, जिनको प्लांट्स ने कन्वर्ट कर लिया फूड में, अब ऐसा नहीं होगा कि अब वो फूड अब वापस से सनलाइट में कन्वर्ट हो जाए। दैट मीन दैट द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनी डायरेक्शनल। The energy that is captured by the autotrophs does not revert back to the solar input, and the energy which passes to the herbivores does not come back to the autotrophs, which is very very important, ठीक है। अगर देखो यही बात जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई, वही चीज़ यहाँ दे रखी है कि जो एनर्जी सोलर इनपुट जो है, जो सोलर इनपुट लगा था प्लांट्स को अपना खाना बनाने में, अब वो प्लांट्स अपना खाना वापस से रिवर्स बैक नहीं कर सकते उस एनर्जी को, एंड जो एनर्जी हर्बीवोर्स ने प्लांट से ले ली अब वो वापस से प्लांट्स को नहीं मिल सकती। As it moves progressively through the various trophic levels, it is no longer available to the previous level. सेकेंड बात क्या है, द एनर्जी अवेलेबल टू ईच ट्रॉफिक लेवल। अब ये तो हमने अभी समझा भी था कि एनर्जी अवेलेबल टू ईच ट्रॉफिक लेवल गेट्स डिमिनिश्ड progressively due to loss of energy at each level. Very important, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस भी तो होता है, राइट। अब उस अमाउंट ऑफ एनर्जी के लॉस के बाद ऐसे जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल ऊपर बढ़ते जाते हैं एनर्जी कम होती जाती है। दूसरा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या है फूड चेन का, is how unknowingly some chemicals enter body through the food chain. Very very important, हमने क्लास 9 में पढ़ा था कैसे वाटर पोल्यूटेड होता है। सबसे पहला इसका मतलब एक रीज़न था several pesticides and other chemicals like DDT, ठीक है, प्रोटेक्ट अवर क्रॉप्स फ्रॉम डिजीजेस एंड पेस्ट। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स हमारे क्रॉप्स को तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इन केमिकल्स का होता क्या है, एक बार यूज़ हो गए, अब जो बचे हुए हैं वो अब पानी के थ्रू, इरिगेशन का पानी होता है, रेन वाटर होता है, उसके थ्रू वॉश हो जाते हैं सॉइल से एंड दे गो इनटू द वाटर बॉडीज and soil say they are absorbed by the plants along with water and minerals, and from the water bodies these are taken up by the aquatic plants। ये तो ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है अभी आएगा कॉन्सेप्ट बायोमैग्निफिकेशन का, जब मैं आपको बताऊंगी। सनलाइट यूज़ करी प्रोड्यूसर्स ने हर्बीवोर को एनर्जी दी, हर्बीवोर्स ने कार्निवोर्स को, एंड कार्निवोर्स ने टॉप कार्निवोर्स को। अब ये फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है, मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट थी, मैक्सिमम एनर्जी, अब उसके पास कम एनर्जी गई और कम गई क्योंकि यहाँ पर
loss of energy takes place क्योंकि इन्वायरमेंट में हमेशा लॉस ऑफ एनर्जी होगा फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी पास करते टाइम। तो ये देख रहे हैं आप बॉक्स जो पहले इतना बड़ा था वो और छोटा सबसे छोटा हो गया टॉप कार्निवोर्स के केस में। क्लियर एवरीवन? नाउ एक बार इस फूड वेब को भी देख लेते हैं। देखिए अब ये जो हमारे ग्रीन प्लांट्स है, ठीक है, अब ये ग्रीन प्लांट्स किस किस के लिए फूड, देखो अब इसको समझो, यहाँ पर ये फूड है आर्थ्रोपोड्स के लिए भी, रैट के लिए भी, ठीक है, एंड यहाँ पर ये रैट इसके लिए अब देखें तो इसके लिए ये भी फूड है, ये भी फूड है, एंड मतलब कि यही चीज़ कितनी सारी चीज़ों के लिए फूड बन रही है। एक अगर सिंगल प्लांट की बात करें तो ये इस वाले हर्बीवोर के लिए भी फूड है, इस वाले हर्बीवोर के लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, ठीक है। और यहाँ पर से इतना बड़ा ये एरो देख पा रहे हो, ये पीकॉक के लिए भी फूड है, ठीक है, पीकॉक स्नेक को भी खाता है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से समझो, अब ये रैट इसको कौन खा लेगा, ये वाला कार्निवोर खा लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस रैबिट को, इसको कौन खा लेगा, ये वाला कार्निवोर खा लेगा, इसको ये टॉप कार्निवोर ले लेगा, इस टॉप कार्निवोर को इस वाले प्लांट से जो फीड हुए थे ये आर्थ्रोपोड्स, ये फिशेज इन आर्थ्रोपोड्स मीन्स इंसेक्ट्स, फिशेज इन आर्थ्रोपोड्स पे फीड हुई थी। अब ये जो है, अब ये वाला जो कार्निवोर है ये फिशेस को ले लेगा, और वो जो टॉप कार्निवोर है वो इस वाले कार्निवोर को भी खा लेगा, ठीक है, ओके। चलिए इसी तरीके से आप इसको समझ सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू, देखो सबसे पहले हम समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन मीन्स, अगर मैं यहीं पर एक पेस्टिसाइड DDT का एग्जांपल लेके आपको बताऊं, ठीक है, DDT पेस्टिसाइड का एग्जांपल लेकर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ क्या होता है, वाटर बॉडीज़ में जो DDT की कॉन्सेंट्रेशन होती है दैट इज़ अराउंड 0.3 पार्ट्स पर बिलियन होती है। तो आप इसको देख के सोचोगे अरे ये तो बहुत कम है, पार्ट्स पर बिलियन ही तो कॉन्सेंट्रेशन होती है DDT की। कोई बात नहीं, अभी चलते हैं आगे। अब ये वाटर बॉडीज़ का जैसे जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं वो वाटर बॉडी से वाटर वगैरह लेते हैं, ठीक है, जू प्लैंक्टन्स वाटर में ही होते हैं, तो इनके पास आते आते ये बन जाता है 0.04 पार्ट्स पर मिलियन। अब ये बिलियन नहीं, अब ये मिलियन हो गया, क्योंकि देखो ना अब ये जू प्लैंक्टन छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, और वाटर बॉडीज़ अभी ज़्यादा वाटर इनटेक करेंगे, एक है तो मतलब एक ही पार्ट तो थोड़ी ना, ज़्यादा पार्ट तो इनटेक करेंगे, उसकी वजह से, ठीक है। अब इनके आते आते जू प्लैंक्टन्स को जो है स्मॉल फिशेस ले लेती हैं। अब देखो अगेन फिशेस का साइज़ कितना बहुत बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू जू प्लैंक्टन्स, ठीक है, फिशेस का साइज़ इतना है, ठीक है, मान लिया, और जू प्लैंक्टन्स छोटे छोटे होते हैं, तो एक फ़िश बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स पर फीड करती है, तो इन तक आते आते ये लेवल और ज़्यादा हो जाता है। और स्मॉल फिशेस पे कौन फीड करती हैं, बिग फिशेस। अब बिग फिशेस तक आते आते लेवल और भी ज़्यादा हो जाता है, और अभी भी यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई। अब बड़ी बड़ी फिशेस पे बड़े बड़े बर्ड्स जैसे कि ईगल फीड कर रहा है, ठीक है, ईगल का हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, ईगल फीड कर रहा है,
ठीक है। तो अब इस ईगल में आते आते इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है DDT की, जो कि बिल्कुल हार्मफुल है। ठीक है, हार्मफुल होता है DDT। पता है ये बर्ड्स में क्या करता है, थिनिंग ऑफ द शेल्स कर देता है। थिनिंग ऑफ द शेल्स हो जाएगी, यानी कि इनके जो अंडे होते हैं उनकी शेल्स की थिनिंग हो जाएगी, तो प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं रहेगी। ठीक है, प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगे उनके यंग वंस। अगर प्रोटेक्ट नहीं हो पाए और ऐसा ही चलता रहा तो आगे कॉन्टिन्यूएशन और जनरेशन नहीं हो पाएगी। कॉन्टिन्यूएशन ऑफ जनरेशन नहीं होगी तो एक टाइम के बाद वो स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसीलिए ये कितना खतरनाक प्रोसेस है। ईगल तक आते आते ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है 25 पार्ट्स पर मिलियन तक। ठीक है, क्योंकि देखो बड़ी फिशेस अब 2-4 इनको खाती हैं, 2-4 छोटी छोटी फिशेस को। अब बड़ी फिशेस, अब ये ईगल 1-2 बड़ी फिश को खाता है और ज़्यादा हो जाती है कंसंट्रेशन। यहाँ पर ईगल की मैंने एग्जांपल लिया ईगल का, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ईगल नहीं, बड़े बड़े फिशेस को ह्यूमंस भी तो खाते हैं। तो ह्यूमंस में भी तो 25 ppm तक कंसंट्रेशन जा सकती है। ह्यूमंस में क्या होगा, अगेन बड़े बड़े बर्ड्स में क्या हो रही है, थिनिंग ऑफ शेल्स। ह्यूमंस में हो जाती है कुछ बीमारियाँ। दिस इज अब देखो बायो मैग्निफिकेशन के बारे में आपको यहाँ हो सकता है आगे बताया हो, इट्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू दी from the soil, these are absorbed by the plants along with water and minerals, and from the water bodies these are taken up by the aquatic plants। मिनरल्स की बात चल रही है कि भाई प्लांट्स एनिमल्स ले लेते हैं जो कि सॉइल से, हम पहले जो बात कर रहे थे, सॉइल से जो उठ के वाटर बॉडीज में आ गए। This is one of the way in which enter the food chain, as these chemicals are not degradable. These gets accumulated progressively at each trophic level. As human beings occupy the top level in any food chain, the maximum concentration of these chemicals gets accumulated in our body, and this is known as the biological magnification, जिसको मैंने आपको बायोमैग्निफिकेशन के नाम से बताया। ठीक है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, क्योंकि ह्यूमंस जो है सबसे ऊपर टॉप पे प्रेजेंट है। देखो अब एग्जांपल से समझाया था ना मैंने आपको, ह्यूमंस जो है वो टॉप पे प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट ऑफ जाती है ना, क्योंकि ये डिग्रेडेबल नहीं होते। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ दीज केमिकल्स होती है जो ह्यूमंस में ही जाती है। This is the reason why our food grains such as wheat and rice, vegetables and fruits, and even meat contain varying amounts of pesticide residues. They cannot always be removed by washing or other means, क्योंकि वो degradable ही नहीं है, हम उनको हटा नहीं सकते वॉशिंग करने से या फिर दूसरे तरीकों से। ओके, now coming on to how do our activities affect the environment. We are an integral part of the environment. Changes in the environment affect us, and our activities change the environment around us. Very important. अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, अगर हम ये पहले मैं बात करूँगी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की। डिफॉरेस्टेशन अगर ह्यूमंस कर रहे हैं तो क्या होगा, ह्यूमंस आर डूइंग डिफॉरेस्टेशन, क्या होगा, इससे लेवल ऑफ ऑक्सीजन विल डिक्रीज, लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज। ठीक है, सॉइल इरोजन होने की जो टेंडेंसी है दैट विल इंक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर राइज करने की टेंडेंसी विल इंक्रीज, रेनफॉल की टेंडेंसी डिक्रीज। देख रहे हो
डिफॉरेस्टेशन के कितने सारे बैड इफेक्ट्स हैं। रेनफॉल नहीं होगा, हमें वाटर नहीं मिलेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अभी देखो कुछ सालों में 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया। हमें ये सोचने में लग रहा है कि भाई 0.6 डिग्री सेल्सियस कोई बड़ा टेम्परेचर तो है नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है इतना बढ़ गया तो। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ज़रा सा भी टेम्परेचर में राइज या अगर टेम्परेचर कम होता है तो उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। अगेन अनदर थिंग, ये तो हो गई एक्सटिंक्शन की, जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते हैं, एक्सटिंक्शन, एनिमल्स कैन गो एक्सटिंक्ट। सेकेंड बात है कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स भी हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स, जिसकी वजह से फ्लड्स वगैरह बहुत ज़्यादा होती जा रही है। ये तो एक एग्जांपल हो गया ह्यूमंस कैसे हम अपनी इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। अब अगेन इसी में वो एग्जांपल भी आया था कि इन्वायरमेंट कैसे ह्यूमंस को अफेक्ट कर रही है। टेम्परेचर राइज हुआ तो क्या हुआ, ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, ग्लेशियर्स मेल्ट हुए तो क्या हुआ, ग्लेशियर्स मेल्ट हुए तो जो वाटर अवेलेबिलिटी थी वो ज़्यादा हो गई, बाढ़ आ सकते हैं, दीज ऑल थिंग्स, ठीक है। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। In this chapter we shall be looking at two of the environment problems in detail. First is the depletion of ozone layer and second is the waste disposal. तो चलो पढ़ते हैं। First is the ozone layer and how it gets depleted. Very important. ओजोन क्या है, ओजोन इज अ O3 मॉलिक्यूल, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ओजोन का। लोन पेयर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, अभी आपको उस पर नहीं जाना है, सिंपली आप याद रख सकते हो ओजोन इज अ O3 मॉलिक्यूल फॉर्म बाय 3 ऑक्सीजन एटम्स वाइल O2 क्या है, हम नॉर्मली रिफर करते हैं O2 को एज डाइऑक्सीजन और सिंपली हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीजन। Oxygen is essential for all aerobic forms of life. Ozone is a deadly poison. Very important. Ozone is a deadly poison. लेकिन हायर लेवल पे, एटमॉस्फेयर के हायर लेवल पे, देखो ये ट्रोपोस्फेयर हुआ, ये स्ट्रेटोस्फेयर हुआ, तो स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी प्रेजेंट होती है ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर। तो अभी हायर लेवल पे एक बहुत ही अच्छी प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह हमारी ओजोन लेयर काम करती है, ठीक है। इट हैव एसेंशियल फंक्शन, ठीक है। इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। अब यहाँ से जो है सन के यूवी रेज आती हैं, तो जो कि है ना ये ओजोन लेयर से प्रोटेक्ट करती है। ये ओजोन लेयर पूरी तरीके से यूवी रेज को अर्थ में एंटर करने नहीं देती, ठीक है। दिस रेडिएशन is highly damaging to the organisms. For example, human smut is known to cause skin cancer. बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। इनफैक्ट फॉर द प्लांट्स इट्स वेरी डेंजरस, ह्यूमंस के लिए भी डेंजरस है, दूसरे एनिमल्स के लिए भी डेंजरस है। Ozone at the higher levels of the atmosphere is a product of UV radiation along an oxygen molecule. The higher energy UV radiation, यहाँ पर UV radiations आए, split the oxygen molecule into O, देखो O2 मॉलिक्यूल है, O प्लस O में ब्रेक कर दिया, UV radiations जो आए, ठीक है। अब ये जो एक O मॉलिक्यूल है वो जाएगा O एटम है, ये जाएगा एक O2 मॉलिक्यूल के साथ, बना देगा ओजोन। ये तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। लेकिन अब देखते हैं अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर बिगिन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980s। क्यों ड्रॉप करनी स्टार्ट हो गई? बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन।
वी आर कॉजिंग डिफॉरेस्टेशन, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें करना चाहिए रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, लेकिन ह्यूमंस आर डूइंग डिफॉरेस्टेशन, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ ओजोन कम हो गया बिकॉज ऑक्सीजन के लेवल कम हो गए थे। दिस डिक्रीज हैज़ बीन लिंक्ड टू द सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, ऑक्सीजन के अमाउंट्स जो है वो कम हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ हुआ। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स। 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, फुल फॉर्म याद रखने हैं UNEP की, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, succeeded in forging an agreement to freeze CFC production at 1986 level. It is now mandatory for all the manufacturing companies to make CFC free refrigerants throughout the world. Now ये पैराग्राफ क्या कहना चाहता है? Let me tell you. CFCs are what? Chlorofluorocarbons. What are they? Chlorofluorocarbons. ठीक है, what are they? Chlorofluorocarbons. इसको आप अच्छे से लिख लो बी को। ओके, नाउ दैट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। यहाँ पर जो ये क्लोरीन है ना, क्लोरीन हमारे अर्थ में, हमारे नेचर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, कोई नहीं, ये ऐसे ही रहता है अनरिएक्टिव। लेकिन जैसे ही ये हमारी ओजोन लेयर के पास पहुँचता है, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में पहुँचता है, इन स्ट्रेटोस्फेयर में इसको ऐसा हो जाता है कि ओजोन के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो अब ये ओजोन को जाकर, ओजोन को क्लोरीन जाता है, ओजोन का बॉन्ड ब्रेक करता है ऑक्सीजन में। अब इस तरीके से O2 इस तरीके से छोड़ देता है ऑक्सीजन में। अब यहाँ पर क्या होगा, जितने ज़्यादा बॉन्ड्स ब्रेक होते जाएंगे उतना ज़्यादा क्लोरीन के साथ। अब देखो, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेक नहीं करता बॉन्ड्स को, अगर वो ब्रेक करेगा, जैसे O2 + O फिर से मिलके ओजोन बना देंगे, लेकिन ये ऐसा भी नहीं करता, ये जाकर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेता है, जिससे ऑक्सीजन कम होते जा रहे हैं। ऑक्सीजन कम होंगे, ओजोन लेयर नहीं बन पाएगी। ठीक है, और CFCs किस चीज़ में यूज़ करे जाते हैं? दे आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स। तो अब जो है CFC फ्री रेफ्रिजरेंट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा गया है। ठीक है, ओके। अब मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज प्रोड्यूस, चलिए पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज प्रोड्यूस को। यहाँ पर हमें बेसिकली ये बताया गया है कि देखो, हर एक चीज़ को अगर हम खा लेंगे, समझो अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी खा लेंगे तो उससे हमें एनर्जी मिल जाएगी। ऐसा क्यों? कुछ भी खाओ उससे, अच्छा आप यूँ समझो कि भाई आप खाना ही क्यों खाते हो, कोई और चीज़ खा लो, एनर्जी ही तो करना है, उसको ब्रेक डाउन ही तो करना है, उस बड़ी चीज़ को स्मॉलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करके उसे एनर्जी ही तो यील्ड करनी है। तो क्यों भाई प्लास्टिक को क्यों नहीं खा के एनर्जी यील्ड हो जाती? ठीक है, हैव यू एवर वंडर व्हाई द सेम एंजाइम डज नॉट ब्रेक डाउन एवरीथिंग वी ईट? ठीक है, ओके। देखो क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि जो एंजाइम्स होती हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर यूज हुआ है एंजाइम का, और एंजाइम बहुत ही स्पेसिफिक होती हैं। लाइक एंजाइम अगर ये है तो इसको पता है मेरा सबस्ट्रेट ऐसा है, ये आकर बाइंड करेगा। अगर इस तरीके की एंजाइम है तो इसको पता है मेरा सबस्ट्रेट ऐसा है, आकर बाइंड करेगा मेरी बाइंडिंग साइट पर, फिर यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे एंड ऑल दिस प्रोसेसेस विल हैपन। ठीक है, तो एंजाइम्स बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं उनके एक्शन में। स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। That is why we will not get any energy if we try to eat coal.
Okay, because of this, many human-made materials like plastic will not be able to broken down by the action of bacteria or other saprophytes. देखो ये एंजाइम्स बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं। तो कोल है, जैसे मान लो प्लास्टिक है जो कि ह्यूमन से बनाया है, ठीक है। अब प्लास्टिक को ब्रेक करने के लिए किसी भी बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म सैप्रोफाइट के पास कोई भी एंजाइम नहीं है, इसीलिए प्लास्टिक को वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक नहीं कर पाते। और वो मटेरियल्स जो कि फिजिकल प्रोसेसेस लाइक हीट, प्रेशर और एम्बिएंट कंडीशन, मतलब आसपास के कंडीशन एनवायरनमेंट की, उसमें बहुत टाइम तक रह जाते हैं, जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से ब्रेक नहीं हो पाते नेचुरली, दे आर रिफर टू एज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। और अगर जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से ब्रेक हो सकते हैं, दे आर रिफर टू एज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। क्लियर हुआ सभी को? दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होती हैं, एग्जाम्पल आर योर प्लास्टिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? प्लास्टिक्स। अब ये जो हैं ये डिग्रेड तो होती नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे इन्वायरमेंट में बहुत टाइम तक रहती है और बहुत ज़्यादा हार्म भी कॉज करती हैं अपने इकोसिस्टम को, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करो। कहीं बाहर अगर आप जा रहे हो तो आप फाइबर वाला जूट बैग ले सकते हो, कपड़े का बैग ले सकते हो, लेकिन प्लास्टिक का हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए, ठीक है। Improvements in our lifestyle have resulted in greater amounts of waste material generation. हमारे लाइफस्टाइल में जितने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होते हैं, है ना, उतना ही ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्शन होता जा रहा है। हर एक चीज़ हमें पैक्ड फॉर्म में चाहिए, कोई भी चीज़ आती है हमें पैक्ड फॉर्म में चाहिए। चीनी है हमें पैक्ड फॉर्म में चाहिए, हमें कुछ भी चीज़ लानी है, दाल है वो भी पैक फॉर्म में चाहिए, हर एक चीज़ तो हमें पैक फॉर्म में चाहिए। और वो पैक किस चीज़ में होगी? किसी कपड़े के बैग में तो पैक होके आती नहीं है ना, प्लास्टिक में पैक होके आती हैं। तो इसीलिए ज़्यादा वेस्ट जनरेशन होता है, और वो भी ऐसा वेस्ट जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो कि हमारे नेचुरल कंडीशंस में डिग्रेड नहीं हो सकता, दैट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। हम क्या है? डिस्पोजेबल। जैसे अब हम जो है शादियों में कैसे ग्लासेस यूज़ करते हैं, वो डिस्पोजेबल ग्लासेस आते हैं, है ना, कहीं पर भी फंक्शन होता है डिस्पोजेबल ग्लासेस का यूज़ होता है ना। तो ये क्यों होता है? हमें कोई जैसे मिट्टी के पहले क्या होता था, पहले जो होता था मिट्टी के कूलर जो होता है उनको यूज़ किया जाता था, लेकिन उससे पता लगा कि इससे क्या हो रही है, लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल, तो उनको हटा के अब पेपर कप्स वगैरह ले आने लगे, ठीक है। अब उसको भी हटा के प्लास्टिक कप्स आने लगे, ठीक है। तो ये थोड़ा हमें अपने इन्वायरमेंट का ध्यान देना होगा। हमारे इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इट्स लाइक अ गिफ्ट ऑफ नेचर टू अस, ठीक है। ह्यूमंस भी क्या है, एक बात को हमें समझना होगा, ह्यूमंस आर लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ह्यूमंस भी तो एनिमल्स ही हैं। तो हमने ऐसा क्यों सोचा कि ये पूरी इन्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बनी है? बहुत सारी, देयर आर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज ऑन दिस अर्थ। तो ये हमारी जिम्मेदारी इतनी बनती है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। हमें ऐसा नहीं करना कि डिफॉरेस्टेशन कर दी। देखो, डिफॉरेस्टेशन करने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। टॉप सॉइल का रिमूवल हो जाता है। कैसे? जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी रूट से अच्छे से पूरा जो है नीचे की सॉइल को मीटर्स
की डेप्थ तक वो है बाइंड करके रखते हैं। लेकिन जब प्लांट्स कट हो जाएंगे, रूट्स कट हो जाएंगी, अब वो बाइंडिंग नहीं रहेगी, तो कभी भी तेज़ हवा, तेज़ बारिश आई तो वो टॉप साइड पूरी की पूरी एक बार में चली गई। उससे क्या होता है, डिजर्टिफिकेशन हो जाता है, डेजर्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है। प्लस क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। एंड गाइस, ये जो मैंने आपको फूड वेब दिखाया था ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे हमें समझना होगा कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस एक बहुत ही बड़ी जो है एक चिंता का विषय है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे, ये जो ऑर्गेनिज्म जो जंगलों में रहते हैं, जो हमने आज तक देखे भी नहीं हैं, वो जंगल में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, पेड़ कटते जाएंगे तो फिर ऑर्गेनिजम्स मरते जाएंगे, उनको हैबिटेट लॉस होगा, फूड नहीं मिलेगा, ठीक है। और किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स इंटरलिंक्ड हैं, जैसे कि अगर ये स्पीशी ख़त्म हो गई, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, इंसेक्ट्स इन पे खा ले, इन पे फीड कर गए, इन पे कुछ ऑर्गेनिजम्स बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, उनको सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म चाहिए, उन्हीं पे वो फीड कर सकते हैं, उसी चीज़ को वो कंटिन्यू करेंगे। तो अगर उस ऑर्गेनिज्म की स्पीशी ख़त्म हो गई तो वो जो स्पेसिफिक प्रेडेटर था इस प्रे का, उनकी स्पीशी भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, हमें अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करना चाहिए। ये चैप्टर हमें सिर्फ इतना ही जो है संदेश देना चाहता है, इतना ही नोटिस हमें देना चाहता है। So that's all for now. Thank you. Bye bye. Keep revising.